गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक्सएसआईएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरंभिक नगरों के बारे में, खासकर इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा चर्चा का मेन बिंदु होगा, क्योंकि हड़प्पा की कहानी हम देखेंगे। ये हमारी एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 3 है। 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके उनको ख़त्म करिए। एक कहानी है पुराने भवन का संरक्षण कैसे किया जाता है। भाई, आपका कोई पुराना मकान है तो साफ सफाई रख के, दीवारें अगर गिरने लगती हैं तो उसमें पेंट प्लास्टर करके उनको सुरक्षित रख सकते हो। उसी प्रकार घरों की मरम्मत की जाती है। पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे, उन्होंने देखा कुछ लोग उस खंडर की तरफ, घर की तरफ तारीफ कर रहे थे, जिस गली के बच्चे उसे भुताहा घर कहते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला, आर्किटेक्चर को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी की इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि इस खूबसूरत घर को क्या करें, संरक्षित करें, सुरक्षित करें, इसकी मरम्मत की व्यवस्था करें। तो बच्चे सोचने लगते हैं कि यार इस खंडहर की इतनी जरूरत क्यों है, क्योंकि हम उसके आर्किटेक्चर को संरक्षित कर रहे हैं। बात समझ में आई ना? हड़प्पा की कहानी उसी तरह है, हमारी सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है ना। और भारत में सबसे पहले 1922 के आसपास खोजी गई सभ्यता, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल वगैरह ने इसको खोजा और तब प्रकाश में आई ये सभ्यता। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है, ठीक है। खंडहर बताते हैं कि इमारत कितनी पुरानी है। कहावत सुनी है ना कि खंडहर देख के अंदाजा लग जाता है कि इमारत कितनी सुहानी रही होगी, कितनी बेहतरीन रही होगी। 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, कब? ये वो दौर था, 1856 में पहली बार रेलवे लाइन आई लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। उसके बाद 1860-70 के आसपास पंजाब में भी रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, क्योंकि सिंध तक पहुंचना था अंग्रेजों को, इसीलिए वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे। तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला। हड़प्पा नामक एक स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी, क्योंकि पक्की ईंटों से बना वो शहर था। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए। जिन्होंने रेलवे लाइन बिछाई, इससे उनकी कई इमारतें क्या हो गई, नष्ट हो गई। लगभग 80 साल पहले, लगभग 1920-22 में क्या हुआ, पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और पता चला खंडहर उपमहाद्वीप यानी भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्योंकि नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता के नाम से कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। कुछ लोग कहते हैं 5000-7000 पुरानी साल सभ्यता है, कोई 8000 साल नवपाषाण काल के आसपास की सभ्यता कहता है। तो अपने आयाम हैं, अपने तर्क हैं, ठीक है। तो आप लगभग 4700 साल पहले मान के चलिए, 5000 भी कह सकते हैं। तो अन्य जो स्थल मिलते गए उन्हें हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया, क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे और उसकी सहायक नदियों के किनारे यानी सप्त सिंधु प्रदेश में फैली थी। इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? अगर आर्किटेक्चर बढ़िया है तो रखना चाहिए, जरूर रखना चाहिए। इन नगरों में से 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था, पूर्वी और पश्चिमी में बांटा गया था। पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था और ये बेहतरीन था, जबकि पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने क्या किया, नगर दुर्ग कहा। जैसे आप किसी शहर में जाइए, जितना प्रशासनिक एरिया, जैसे पुलिस लाइन हो गई, हर जगह पर आपको आवास विकास सिविल लाइन वगैरह मिलेगी, तो ये बहुत बेहतरीन ढंग से बसे हुए हैं। बाकी शहर को देखो तो वो बेतरतीब ढंग से बना हुआ मिलेगा। तो जो पश्चिमी भाग था, मान लिया शहर 2 हिस्सों में बांट दिया गया, ये पूरा शहर है और इसको 2 हिस्सों में बांट दो। ये एक छोटा भाग था जो अत्यधिक ऊंचाई पर बना हुआ था, ये बड़ा भाग था जो जन सामान्य के लिए उपयोग किया जाता रहा होगा। तो ऊंचे वाले भाग को नगर दुर्ग कहा है, निचले भाग का हिस्सा नगर कहा जाता था। दोनों हिस्सों को 4 दीवारियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ईंटों इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद तक उन दीवारों पर खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंट की चिनाई की जाती थी
जिससे दीवार खूब मजबूत रहे। चिनाई का मतलब चूना पत्थर वगैरह लगा करके मजबूत बनाया जाता था। अब थोड़ा सा एक ऊपर चीज देख लो, देखो एक चीज और बताऊं, एनसीईआरटी पढ़ने में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो वो जो अंडरलाइन करके शब्द लिखे गए, दूसरा वो जो मतलब बॉक्स में दिए गए। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांत में मिले हैं, ज्यादातर हिस्से इसके। इन सभी पुरास्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन, काले रंग के चित्र, पत्थर के बांट, मुहरे, मन के तांबे उपकरण, पत्थर के बने लंबे ब्लेड, खेल का मैदान, है ना, पासा बोर्ड, उसके अलावा कंघा, लिपस्टिक, मेकअप बॉक्स, है ना, बहुत सारी मातृ देवी की मूर्तियां और बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के चित्र वगैरह मिले हैं। अब आरंभिक नगर जो थे वो कहाँ थे? एक तो ये मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, तुतका गेंडूर, चहुंदड़ो ये भी सिंधु, धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल। ये लोथल कहाँ है? राजस्थान। ये कहाँ है? राजस्थान में। चहुंदड़ो पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान में है। गनेरी वाला पाकिस्तान में है। कालीबंगा, राखीगढ़ी, हड़प्पा। ये हड़प्पा कहाँ? रावी नदी के तट पर स्थित है। तो इस तरह से ये प्रमुख स्थल हैं। अगर विस्तार की बात करें तो अगर उत्तर विस्तार देखें, ऐसे अगर बांट लें तो ये उत्तर है इसका जम्मू कश्मीर, JNK, चिनाब नदी के किनारे मांडा। अगर यहाँ देखें तो सुतका गेंडोर, दास्क नदी के किनारे। इधर देखें तो आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन नदी के किनारे। इधर देखें तो प्रवरा नदी के किनारे दैमाबाद, महाराष्ट्र का एक स्थल है। तो उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में दैमाबाद, महाराष्ट्र तक। इधर पाकिस्तान के सबसे पश्चिमी साइड से लेकर के उत्तर प्रदेश में मेरठ तक फैला हुआ था। ये इसका सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। ठीक है। काफी सारे लोग कहते हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई होगी। ये एक विश्रणवादी सिद्धांत है ना, विदेशी मत जिसको बोलते हैं। ये देखो अंग्रेज थे ना, हमारे औपनिवेशिक काल उपनिवेश बना लिए थे, हम प्रशासन कर रहे थे। ये चोर लोग कभी नहीं बताया कि नहीं इतनी बढ़िया सभ्यता है, और भारत भी इन सभ्यताओं के मामले में बहुत धनी है। ये चोर लोग मानते नहीं थे। इनका विश्रणवादी सिद्धांत कहता था जैसे फूल की खुशबू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, उसी तरह ये गार्डन चाइल्ड, जॉन मार्शल, कौशाम्बी, HD संकालिया, इन चोरों ने जानते हो क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, उन्हीं सभ्यताओं से भारत की सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन विकसित हुई है, जबकि वास्तव में ऐसा था नहीं। हमारी सभ्यता तो प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, ठीक है, और उसमें समानता के बहुत सारे बिंदु मिलते भी नहीं हैं। दूसरा, सिंध और मेसोपोटामिया सभ्यता मिस्र की सभ्यता से 12 गुना अधिक विस्तृत है और अधिक सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसा तो संभव नहीं है। ठीक है। ईरानी बलूची सभ्यता से सिंधु सभ्यता का विकास माना जाता है। एक क्रमिक विकास का सिद्धांत हुआ है, जैसे पहले आदि मानव आया, फिर धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे सीखता रहा, फिर होमोसेपियंस आया, फिर आधुनिक मानव हो गया। तो इसी तरह काफी सारे लोग हैं, है ना। और कुछ लोग जैसे नाल है, कुल्ली है, आमरी है, स्थलों की खोज हुई। ये माने जाते हैं हड़प्पा से पूर्व ग्रामीण संस्कृतियां थी, तो हो सकता है उससे सभ्यता का विकास हो। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि मेसोपोटामिया अगर उनसे पता चले तो ये तो मूर्खता है अपने आप में। ये हो सकता है ग्रामीण पहले संस्कृति रही हो, फिर धीरे धीरे शहरीकरण में तब्दील हो गई हो। बात समझ में आई ना? हाँ, व्यापार वहां से होता था, वो अलग चीज है। कुछ नगरों को नगर दुर्ग, कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। नगर दुर्ग का मतलब नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी, जैसे अन्नागार। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, स्नानागार, बड़ा स्नानागार होता था। पुरातत्वविदों ने इसे महान स्नानागार कहा है, जो हो सकता है उत्सवों के समय होता था। जैसे अपने यहाँ देखा होगा बरकी 13वीं जब होती है तो जब लोग नहाने, बाल मुंडवाने के लिए जाते हैं तो कोई तालाब के किनारे बैठते हैं, वहीं नहाते हैं, फिर आते हैं। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इस पे पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल यानी डामर का उपयोग किया गया, है ना। सरोवर के 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, चारों ओर कमरे बनाए गए थे। भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। बात समझ में आ गई? कालीबंगा, लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। ये वैसा ही हो सकता है जैसे आजकल स्विमिंग पूल है ना, उस टाइप से हो सकता है
कि राजा महाराजा रानियां वगैरह को लेके आते थे, वहां जल क्रीड़ा करते हों। भाई राजा लोग तो यही करते थे ना, काम ज्यादा होता नहीं था तो जल क्रीड़ा करते रहते थे, है ना। तो ये बात समझ में आई ना। कालीबंगा और लोथल की अगर बात करें, है ना, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान, अभी ऊपर देखा, काले रंग की चूड़ियां। और लोथल गुजरात का स्थल है, भोगवा नदी के किनारे। अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहां ये संभवतः आगे किए जाते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। भंडार गृह का मतलब जहां से सामानों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। अब ये है महान स्नानागार। इधर देखो सीढ़ियां बनी हुई, इधर से सीढ़ियां बनी हुई। ये देखो कमरे की जैसी आकृति में कुछ बना हुआ है। इधर देखो कमरे के जैसे आकृति में कुछ बना हुआ है। इधर कॉर्नर में कुआं होगा जल के भरने के लिए, नाली वगैरह होगी निकालने के लिए। तो देखो कितना बेहतर लग रहा है। तो कोई कह सकता है ये गांव है? ये शहरीकरण के प्राथमिक प्रमाण है हमारे यहाँ। हड़प्पा नगरों में ईंटों की चिनाई देखो कैसे की जाती है, कितनी बेहतरीन दीवार बनाई गई। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था। कुछ घरों में कुएं भी होते थे। आपने गांव वगैरह का देखा होगा, पुराने गांव में ये सब मिल जाएंगे अभी भी। ओके, कई नगरों में ढके हुए नाले मिले हैं। जो नालियां होती थी ना, वो पक्की नालियां बनी थी और ऊपर ढकी हुई रहती थी, खुले ना, उसमें कचड़ा न जाए। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाले में ढकी ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था और बाद में इसे बड़े नालों से जोड़ दिया जाता था। ये सिविलाइजेशन के प्रमाण हैं प्राथमिक भारत के, वो भी ठीक है। तो आज अब अगर अपन घर बनवा रहे हैं ना, तो इन चीजों को ध्यान देना पड़ेगा आपको। नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिसके जरिए उनकी देखभाल साफ सफाई की जा सके। घर, नाले, सड़क का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। आप लोग शहर में रहते हो ना, शहर में मेन होल के ढक्कन हमेशा खुले रहते हैं, इसलिए कि कोई आए उसमें कूदी जाए, है ना। देखा है कि नहीं देखा है? इस तरह देखो नालियां बनी हुई हैं, देखो पकी हुई नालियां हैं, ऊपर से ढकी हुई। एक जगह देखो मेन होल बनाए गए हैं, यहाँ पर क्या है, कुआं बाई और वगैरह है। तो इससे क्या होगा, पानी निकाला गया फिर नाली में चला गया। तो इस तरह नालियां बनाई जाती थी, ठीक है। नगरीय जीवन, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी का मतलब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ की लिपि जो थी ना, वो हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। और ना पढ़ने के कारण ही हम इस सभ्यता के कई पहलुओं से अभी अनजान हैं। सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। मिस्त्री टाइप, राजमिस्त्री उनको बोलते हैं। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर, अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मन को सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं, ठीक है। लिपिक तो रहे होंगे, ये तो तय है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें प्राप्त हुई हैं जिन पे लिखा हुआ है, गुदा हुआ है, लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पाए, तो हमारे लिए अभी तो बिना काम किए हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। ये लोग लंबी यात्राएं भी करते थे, वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। मिट्टी के बने खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। अब नगर में रहने वालों की सूची बनाओ। ये देखो, ये लिपि है, ये एक सींग वाला बैल है, जो बहुत पूजनीय था इनके लिए। पूजनीय है, पूजनीय। ये देखो टेरा कोटा है मिट्टी के, इनको टेरा कोटा बोलते हैं, मिट्टी के खिलौने, ठीक है, पकी मिट्टी के खिलौने हैं ये। नगर और नगर शिल्प हड़प्पा नगरों से प्राप्त हुई हैं। कुछ चीजें वहां मिली हैं, अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार बनाए जाते थे। कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांसे का उपयोग बखूबी होता था। हथियार, गहने, बर्तन भी बनाए जाते थे। सोने और चांदी के गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे। मनके और बांट और फलक भी बनाए जाते थे। ये देख सकते हो, ये शायद गले में पहनने वाली चीज होगी, हार टाइप का। ये मनके और बांट है ना।
अब लोग पत्थर की मोहरें भी बनाते थे, आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र बनाते थे। ये इनकी लिपि थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, जिन्हें काले लाल मृदभांड कहा जाता है। ठीक है, ये देखो एक पत्थर की मूर्ति है, पता नहीं यहाँ कहाँ से साधु लग रहे हैं। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन, कुछ अन्य वस्तुओं, तांबे की वस्तुओं से चिपके मिले हुए हैं। पकी मिट्टी, फेंस की बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। तो इससे क्या पता चलता है? कपास उत्पादन होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है, और ये चाचा हैं, इनको बोलते हैं साधु। इनका एक हाथ कटा हुआ है, ये साल जैसा कुछ ओढ़े हुए हैं, ये दाढ़ी बनाए हुए हैं। तो इससे बियर्ड आज आप लोगों की निशानी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग पहले भी बियर्ड रख चुके हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। क्यों विशेषज्ञों ने किया था? क्योंकि इससे पता चलता है कि जो चीजें मिली है ना, बहुत बढ़िया शिल्पकारी है। तो इसका माना जाता था जो लोग इसमें काम करते होंगे ना, विशेषज्ञ रहे होंगे, है ना। और उन्हें खास चीज बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जाता होगा, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना, मोरों की पच्चीकारी करना, है ना। मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है, किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। दूसरा एक और चीज है कि पाकिस्तान के सिंधु क्षेत्र में चाल, नाल, कुल्ली, आमरी जैसे स्थलों की खोज हुई है, जो कहते हैं कि हड़प्पा से पहले ये ग्रामीण संस्कृति हुआ करती थी, है ना। बाद में अर्धनगरीय फिर नगरीय में विकसित हो गई। और क्यों ऐसा कहा? क्योंकि कहते हैं कि उत्पादन बढ़ेगा तो व्यापार और श्रम का विभाजन बढ़ेगा, इससे दक्षता बढ़ेगी, जिससे अधिशेष उत्पादन हुआ, कर व्यवस्था, प्रशासनिक क्षमता का विकास हुआ होगा। तो धीरे धीरे हो सकता है ये सारी चीजें आई होंगी। ठीक है, और माना जाता है ये साधारण लोगों द्वारा एक असाधारण सभ्यता थी। और 500 वर्षों के इतिहास, 5000 वर्षों के इतिहास में हड़प्पा सभ्यता विद्वानों का आकर्षण का महत्वपूर्ण केंद्र भी रही है। ठीक है, उसे कहते हैं जो किसी खास के बनाने का खास प्रशिक्षण लेता है। जैसे वर्तमान में देखा होगा जो वास्तुकार होते हैं, शिल्पकार होते हैं, है ना, भवन वास्तुकार हो, मूर्ति वास्तुकार हो, या फिर पेंटिंग करने वाला हो, तो ये बड़े क्या होते हैं, इनके हाथ में इतना जस होता है, दूसरा इतना बेहतरीन प्रशिक्षण लेते हैं कि बड़े ढंग से काम हो जाए, है ना। तो इस समय के लोग भी ये करते होंगे। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था, हमें यह पता नहीं है क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों का प्रशिक्षण हासिल करते थे या केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे, ये हम अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि चीजों की बनावट में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ये फेंस की मूर्ति है। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को प्राकृतिक रूप से तैयार किया जाता है। जैसे बालू और स्फटिक पत्थर को चूर्ण के गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। बाद में उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ा दी जाती थी, और रंग प्रायः नीले हल्के समुद्री होते थे। उनसे इससे क्या होता है, मन के बनाए जाते थे, चूड़ियाँ, बाले, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो ये फेंस का काम होता था। फेंस इंडिपेंडेंट अवस्था में नहीं मिलता। अब कच्चे माल की खोज ये लोग कैसे करते थे? कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान, पशुपालक उनका उत्पादन करते थे। जैसे लकड़ी और धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। वन, जानवर, है ना, खनिज, धातु, ये सब क्या है, प्राकृतिक रूप से मिलती है मानव को, और फिर उसमें ये फेर बदल करके अपने लिए बना लेता है। इनमें कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। बाद में कताई बुनाई हो जाती है, कपड़ा तैयार किया जाता है, फिर शर्ट बना लो, पैंट बना लो, कुछ भी बना लो, तो ये मानव निर्मित हो जाती है। लेकिन मूल रूप से ये प्राकृतिक ही है। हड़प्पा के लोगों को कई चीजें वहां मिलती थी, लेकिन तांबा राजस्थान के खेतड़ी से, लोहा, सोना कर्नाटक कोलार, चांदी राजस्थान, ईरान, इराक, बहुमूल्य पत्थर ओमान वगैरह से लाते थे। मिस्र की सभ्यता मेसोपोटामिया वगैरह से आयात करते थे, और इनको मेलुहा कहा जाता था। ठीक है, याद रखना ये सब चीजें। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान,
खेतड़ी राजस्थान में है ना, तांबे की खान है, उसकी तांबे की खान है। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी ये तांबे का आयात करते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु, इनका आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया करते थे। ये टर्म्स याद रखना, प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। यहाँ से ये पक्का व्यापार करते थे, क्योंकि चीज़ें ही ऐसे मिली हैं। ये बैलगाड़ी का एक निशान है। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता है, ये चित्र देख लो, मत पता लग जाएगा। हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे, ये आप जान सकते हो। बच्चों को खिलाने वाला हल, आज के हल ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। ज्ञात नहीं कि हड़प्पा में यही प्रथा थी या महिलाएं वहाँ की किसान थी। हो सकता है पुरुष व्यापार करते हों, राजनीति करते हों, महिलाएं किसानी करती हों, ऐसा भी हो सकता है। लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे, अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। आपने मोहनजोदाड़ो मूवी देखी है भैया? हवा हो जाओगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लेना, ज़्यादा आएगा। मोहनजोदाड़ो देखोगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। ठीक है, किसान और चरवाहे शहरों में रहने वाले शासकों को क्या कहते थे? ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराते थे। पौधों के अवशेषों पता चलता है कि ये लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, कई तरह के उत्पादन करते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग कोई एक नई बात नहीं थी। हड़प्पा ख्याल के तो हल नहीं बच पाया, लेकिन वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे। लेकिन हल्के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लोग कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय। ये धौलावीरा प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, और यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया गया। जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई भी की जाती होगी। तो ये इनका सामाजिक जीवन है, याद रहेगा, है ना। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां सब पालते थे। तालाब, चारागाह, सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड को पानाचारी की तलाश में दूर तक ले जाते होंगे। पेड़ जैसी फसलों को इकट्ठा करते थे। मछलियां, हिरण, जानवरों का भी शिकार करते थे। ये सारे काम करते थे। गुजरात में हड़क्का कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। कच्छ के इलाके में खादिर बेट में धौलावीरा नगर बसा था। प्रीलिम्स यूपीएससी 2022 में आया है क्वेश्चन। वहाँ साफ पानी मिलता था, जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था, है ना। और सभी हिस्सों को चारों ओर पत्थर की दीवार बना दी गई थी। अब देखो बाउंड्री क्यों करते हैं, जैसे आप लोग घर बनवाते हैं, बाउंड्री कर ली, यहाँ मेन गेट लगा लिया, यहाँ बीच में घर बनवा लिया, किनारे घर बनवा लिया। बाउंड्री लोग ना आ जा पाए, जानवर ना आ पाए, उस समय जानवरों को खतरा रहता होगा, जानवर ज़्यादा होंगे, तो इसलिए ये सारी चीज़ें बना लेते थे, है ना। इसके अंदर जाने के लिए बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में खुला मैदान था, सार्वजनिक कार्यक्रम वहाँ आयोजित किए जाते थे। यहाँ कुछ लोग कुछ अवशेष हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों के, यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर क्या हुआ, खुला मैदान जहाँ हो सकता है सार्वजनिक कार्यक्रम वगैरह आयोजित किए जाते होंगे। जैसे आप लोगों ने देखा है कि आपके अगर गांव में रहते होंगे या शहर में रहते होंगे तो छोटे से पार्क टाइप में बना दिए जाते हैं, वहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम। अब तो सार्वजनिक भोजनालय भी बना दिए जाते हैं, सार्वजनिक पेशाब घर, है ना, ये सारी चीज़ें भी बनाई जाती हैं। और दूसरा प्रतीक्षालय भी बना दिए जाते हैं, बैठने के स्थान वगैरह बना दिए जाते हैं। तो उस समय बड़े बड़े जो खुले मैदान होते थे वहाँ पर हो सकता है कि चीज़ें वहाँ कोई आयोजन करने के लिए बनाया गया हो। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी पर जड़ा गया होगा। ठीक है, वहाँ जो अभिलेख लगाए गए थे, जैसे पत्थरों पे खुदा पाया गया, तो वहाँ अभिलेख हो सकता है लकड़ी पर जड़ा गया होगा। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहरों जैसे छोटी वस्तुओं पर ही पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी मिले। गुजरात के खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल, है ना। उपनदी का नाम है भोगवा, भोगवा नदी, है ना, बसा था। यहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई गई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र भी था। और दूसरा एक ये डॉकयार्ड था। डॉकयार्ड का मतलब बंदरगाह। नगर में एक भंडार गृह, है ना, स्टोरेज हाउस भी था। भंडार गृह के कई मुहरे, मुद्रांकन, मुहरबंदी, गीली मिट्टी पर दबाने से उनकी छाप भी मिली है। ये है लोथल का बंदरगाह।
बड़ा तालाब लुथल का बंदर, जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नाव रुकती थी, यहाँ पर संभवतः माल को उतारा या चढ़ाया जाता होगा। बंदरगाह पर यही काम किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक इमारत मिली है, संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। देखो, जहाँ पर कारखाना होगा ना, तो वहाँ अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी और जो चीज़ें टूट फूट गई होंगी वो भी मिलेंगी। तो हर तरह की चीज़ें मिली हैं। ये देखो, मोहर का एक लेख है। मोहर मुद्रांकन या मोहरबंदी। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। जैसे स्टाम्प, वर्तमान में स्टाम्प लगता है। पहले गीला एक वस्तु आती थी, उस पर मोहर मार दी जाती थी, है ना। शील वगैरह आपने देखी होगी, तो मोहर लगा के फिक्स कर दिया जाता था। अगर सील टूटी हुई होगी, मोहर खुली हुई पाई जाती है, तो माना जाता है कि चीज के साथ छेड़छाड़ की गई है ना। थैले को बंद करने के बाद मुहाने पर गीली मिट्टी का पोत लगाकर क्या किया जाता था? मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते थे। अगर यह छाप टूटी नहीं होती तो साबित हो जाता कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। बात समझ में आ गई? अब सभ्यता के अंत का रहस्य, ये बड़ा विवादास्पद मुद्दा रहा है। मैं कुछ पॉइंट आपको बता देता हूं जो मैंने अलग से नोट करे थे, है ना। उद्भव और पतन का मुद्दा इतना अधिक विवाद, है ना, क्यों है? क्योंकि लिपि एक तो पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए विवाद ज्यादा है। दूसरा, ब्रिटिश इतने विकसित नगरीय सभ्यता की स्थापना का श्रेय उपनिवेश के लोगों को नहीं देना चाहते थे। वो चोर लोग ये बताना ही नहीं चाहते थे कि ये उपनिवेश यानी भारतीय लोग भी इतने बेहतर हो सकते हैं, है ना। उनके पहले वाले पूर्वज भी इतने बेहतर थे, कितनी बढ़िया सभ्यता बनाई। दूसरा, सभ्यता के उद्भव से रिलेटेड विवाद क्या है? गार्डन और मार्टिमर और व्हीलर जैसे विद्वानों के अनुसार मेसोपोटामिया उत्पत्ति की अवधारणा। उनका मानना है कि मेसोपोटामिया सभ्यता को देख करके ही सभ्यता का विकास हुआ है ना। व्यापार के माध्यम से हो सकता है लोग आते जाते रहे होंगे, तो वहां देखा होगा तो अपने यहाँ बनाया। लेकिन ये अवधारणा तार्किक नहीं है। क्यों? समकालीन मेसोपोटामिया के विपरीत मंदिरों की अनुपस्थिति है। सब इंडस वैली सिविलाइजेशन में मंदिर नहीं पाए गए। दूसरा, राजप्रसादों की लगभग अनुपस्थिति है। मेसोपोटामिया में राजप्रसाद यानी जहाँ पर राजा बैठते हैं वो कितने बड़े बड़े बनाए गए। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। मृतक संस्कार जो होता था, वहां पर क्या हुआ? देखो, कितने बड़ी बड़ी इमारतें बना करके सोना चांदी भरा जाता था। इस सभ्यता में ये भी नहीं है। आक्रामक मनोवृत्ति नहीं है ना। मेसोपोटामिया ईंटों की बनावट, मुहर, मनके के निर्माण में भी अंतर है। सबसे प्रमुख अंतर विकसित नगर योजना की है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की नगर योजना है बहुत ज्यादा विकसित है, जबकि मेसोपोटामिया में यह दिखाई नहीं देगा। और एक क्रमिक उद्भव का सिद्धांत है। जैसे उत्तर पश्चिम में समृद्ध कृषक बस्तियां थी लगभग 5500 ईसा पूर्व के पहले। आरंभिक हड़प्पा चरण माना जाता है 3200 से 2600 ईसा पूर्व के आसपास रहा होगा। हड़प्पा चरण वही 2600 से 1900 चरण में अपने हाईएस्ट पीक पर रहा। परवर्ती चरण 1900 से 1300 के बीच में रहा। तो ये थे। बेहतर गवर्नेंस थी हड़प्पा सभ्यता की, है ना। युद्ध प्रिय नहीं थे यहाँ के शासक। उन्नत नगर निर्माण योजना है, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली है, नगरीय सभ्यता के तत्व हैं, सुनियोजित निवास है, जनसंख्या भी गैर कृषि कार्य में लगी है ना। तो सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा चरण यही होता है कि गैर कृषक जनसंख्या बहुत ज्यादा होनी चाहिए। 50% न हो, 30% तो होनी चाहिए। लिप का प्रयोग हुआ है, सांस्कृतिक विविधता है, विकसित व्यापार प्रणाली है। तो ये क्या है? ये मेसोपोटामिया से अंतर स्पष्ट कर देते हैं, तो तार्किक नहीं लगता। ठीक है। फिर क्या हुआ? 2900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर, बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई। सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। ये क्यों हुआ होगा? ये या तो जल प्रणाली यानी जो व्यापार था, विकसित व्यापार था, ये नष्ट हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ। दूसरा, कृषि जो अधिशेष उत्पादन होता था बाढ़ तूफान वगैरह से, वो बंद हो गया, उसके कारण हो सकता है। कई और भी कारण हैं। ठीक है। ये सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थीं, अन्य का कहना है जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है ईंटों को पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी, लेकिन ये बहुत तार्किक नहीं लगते। इसके अलावा मनुष्यों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह, घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे, ये हो सकता है। इलाकों में बाढ़ आ गई होगी। लेकिन इन कारणों में यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया।
क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ इलाकों में हुआ होगा। ये भी सत्य है। तो अलग अलग स्थान के अलग अलग अंतर होंगे, है ना। ऐसा लगता है शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि चेंज बिल्कुल तेजी से आया और सब कुछ साफ करते हुए ले गया। आधुनिक पाकिस्तान, सिंध और पंजाब में बस्तियां उजड़ गई। कई लोग पूर्व दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए, मतलब शहर को छोड़ करके फिर ग्रामीण बस्ती का उद्भव हो गया। ये भी हो सकता है, क्योंकि देखो शहर में जब दबाव ज्यादा बढ़ जाता है तो लोग गांव की तरफ भागने लगते हैं, तो ये हुआ होगा। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। कौन से? महाजनपद काल, है ना, सेकेंड सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। तुम अपने माता पिता के साथ लोथल मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो, क्या क्या देखोगे? अब कुछ है उपयोगी शब्द टर्म्स हैं, जैसे नगर, नगर दुर्ग, लिपिक, मुहर, शिल्पकार, धातु विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल और सिंचाई। ये सब आप जानते हो, सब पढ़ चुके हो, है ना। सुमेलित करना है। पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था? कुछ ऐसी वस्तुएं मिली, है ना, कपड़े के रेशे मिले, तो इससे पता लगा कि कपास का उत्पादन होता था। तांबा कहाँ से मंगाते थे? राजस्थान से। सोना कर्नाटक से। बहुमूल्य पत्थर कहाँ से? टिन कहाँ से मंगाते थे? अफगानिस्तान से। बहुमूल्य पत्थर गुजरात से। हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया, हल क्यों महत्वपूर्ण थे? अरे भाई, सिविलाइजेशन में यही तो सब काम होगा। धातु नहीं होगी तो वस्तुओं का निर्माण कैसे होगा? लेखन कला नहीं होगी तो चीजों को लिख के इकट्ठे कैसे किया जाएगा? इतिहास कैसे लिखा जाएगा? पहिया नहीं होगा तो परिवहन नहीं हो पाएगा। हल क्यों नहीं होगा तो जुताई बुआई कैसे होगी? ठीक है, तो ये सारी हैं। और कुछ और चीजें जान लो। खिलौनों की सूची बनाना है। देखो सिंपल सी चीजें हैं जिनको करना है। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले। पहला चैप्टर आप याद करो, उसमें देखा था आपने। नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले ईसा पूर्व है। हड़प्पा नगरों के अंत की शुरुआत 3900 साल पहले और अन्य नगरों का विकास 2500 साल पहले। याद रहेगा, ये सब टर्म से याद रखना। दूसरा, कुछ चीजें हैं, हाँ, पेशा तथा जीविकोपार्जन, पशुपालन, कृषि, शिल्प, उद्योग, व्यापारी, प्रशासनिक, विनिर्माण कार्य। अरे समाज क्या था? विभाजित समाज था। शासक वर्ग और कुलीन वर्ग की उपस्थित थी। क्योंकि जो शहरों को बनावट देखोगे ना, पश्चिमी साइड में सबसे ऊंची और छोटा सा बना हुआ, पूर्वी साइड में बहुत बड़ा, यानी जन सामान्य के रहने वाला स्थान घना बसा हुआ था। व्यापारी वर्ग जरूर रहा होगा, क्योंकि व्यापार उन्नत होगा तभी ये सारी चीजें हो सकती हैं। शिल्पकार एवं कारीगर बहुत कुशल थे। योद्धा वर्ग भी रहा होगा। कृषक तो ही हैं। श्रमिक एवं दास, है ना, कूली लाइन, ये भी रहे होंगे, है ना। कलात्मक उत्कर्ष अगर देखें इनका तो मुहर, मनका, धातुकला, प्रस्तल कला, मणिमूर्तियां। सभ्यता का अंत, भाई नगरों का अवसान हुआ तो सभ्यता का अंत मान लो। हड़प्पाई आर्य संबंध एक आक्रमण का मुद्दा, ये भी कह सकते हो। पतन के संबंध में विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं, है ना। भक्ति पूजा, उत्पादक, शक्ति पूजा, पुनर्जन्मवाद, जीववाद, ये सब प्रचलित थी। विविधता क्या थी? धर्म एवं दर्शन में, जैसे पशुपस्यु, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, मातृ देवी, अग्नि पूजा, जल पूजा, ये सारी चीजें प्रचलित थी। महिला पुरुष संबंध एक विवादास्पद मुद्दा है, ठीक है। और अगर थोड़ा सा और देखें, वर्तमान नगरीकरण को हड़प्पाई नगरीकरण का इनपुट प्रदान करता है। प्रश्न का जवाब देना है। हड़प्पा या सिंधु सरस्वती नगरों में जल प्रबंधन तथा उसकी संरक्षण योजना की विवेचना करनी है आपको, ठीक है। आप यह मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की उपजीविका के अनेक आधार थे? बिल्कुल थे भाई। एग्रीकल्चर थी, व्यापार था, कारीगरी थी, दस्तकारी थी, शिल्पकारी थी, तो सेवा क्षेत्र था। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार की चीजें थी। तो ये चैप्टर कैसा लगा आप बताइएगा। चीजों को बेहतर तरीके से तैयार करिए। एनसीईआरटी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज यहीं खत्म करते हैं, कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 4। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।